पार्टी के कार्यालय में। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बहुत इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर है। मेरे साथ जम्मू कश्मीर यूटी के स्पोक्सपर्सन अभिजीत जसरोटिया, साथ में हमारे बड़े भाई जम्मू कश्मीर यूटी के स्पोक्सपर्सन जोरावर सिंह जमाल साहब, और जिस इशू के ऊपर हम शुरुआत करने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि इतना इम्पोर्टेंट इशू है और इस इशू के ऊपर जब आज बात ओपन होगी तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को उनको जवाब मिलेगा। अभिजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। और मेरे बड़े भाई जोरावर सिंह जी हमारे साथ हैं। देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है ये एक बड़े इंपॉर्टेंट विषय और बड़े गंभीर विषय के ऊपर है। और ये विषय ये है कि जिस तरह से कल आपने देखा पूरा जम्मू और रादर पूरा जम्मू कश्मीर जो है महाराजा साहब के जन्म दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा था। और महाराजा साहब का जन्म दिवस केवल हिंदुओं ने ही नहीं, यहाँ के मुसलमानों ने, यहाँ के सिखों ने, यहाँ के सभी लोगों ने उतने ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जितने किसी और ने मनाया हो। लेकिन हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाकी लीडर हमें कहीं नजर नहीं आए। महाराजा साहब के इसी जन्मदिन की ऑफिशियल छुट्टी जो है, जो 60-61 सालों बाद जो कांग्रेस ने हमें कभी नहीं दी, जो हमें मिली, क्या उसके ऊपर इस जम्मू कश्मीर यूटी के मुख्यमंत्री का उनको ट्रिब्यूट नहीं देना चाहिए था? और यही नहीं, उनके काबीना के 2 मंत्री, और मुझे बुरा ही लगता है जब मैं ऐसी बात बोलता हूं, मुझे तो लगता है कि शायद जो काम उन्होंने किया है, उनको लगता है कि एक ट्वीट से शायद काम चल जाएगा। तो मैं उन दोनों मंत्रियों को बताना चाहता हूं कि महाराजा साहब की शख्सियत तुम्हारे इस ट्वीट की मोहताज नहीं है। आज तुमने बता दिया कि तुम भी उसी रंग में डूबे हो जिस रंग में ये नेशनल कॉन्फ्रेंस डूबी गई, और वो रंग जो है वो लोगों को बांटने का रंग है। वो रंग वो है जो हिंदू और मुसलमान को लड़ाता है, सिख और ईसाई को आपस में लड़ाता है। लेकिन महाराजा साहब जिनके वचन थे, अगर आपको याद होगा, जस्टिस इज माय रिलीजन, और आज हम सब डोगरे जो महाराजा साहब को अपने भगवान की तरह समझते हैं, हम सब के सब उनके लिए खड़े हैं। और ये जो काम उमर साहब और उनकी सरकार और उनके 2 जम्मू के मंत्रियों ने किया है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। महाराजा साहब की शख्सियत के ऊपर कुछ बातें मैं कहूंगा, और मेरे साथ हमारे गुज्जर लीडर डॉक्टर हमारे साथ हैं, डॉक्टर ताहिर चौधरी, ये आपको बताएंगे कि किस तरह से खासकर गुज्जर कम्युनिटी और मुस्लिम्स के लिए उनके मन में क्या स्नेह था। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर मेरे साथ हमारे बड़े भाई जोरावर सिंह जी बोलेंगे। तो महाराजा साहब के बारे में अगर मैं बात करूं, आज अगर हम सबके सब लोग हिंदुस्तानी है तो केवल महाराजा साहब की वजह से है। वरना अगर आप पुराने बुजुर्गों से पूछोगे कश्मीर के, तो वो आज भी आपको बताएंगे कि शेख साहब उस समय चंदा इकट्ठा किया करते थे और ये कहा करते थे कि मैं यहाँ पाकिस्तान बनाऊंगा। अगर आज हम प्राउड हिंदुस्तानी है तो केवल और केवल महाराजा साहब की वजह से। वरना आज हम भी पाकिस्तानियों की तरह 450 रुपए किलो आटा की लाइन में लगे होते, और हमें पेट्रोल और डीजल तो नसीब ना हो तो हम नई नई गाड़ियां ना निकलवा के हम ये देख रहे होते कि गधा कौन सा अच्छी ब्रीड का जो हम ले सकते हैं। ये महाराजा साहब की वजह से आज हम लोग इस हिंदुस्तान में हैं और हमारे पास हर वो चीज है जो किसी भी अच्छे देश के नागरिक के पास होती है। यही नहीं, मैं महाराजा साहब की एक और बात बताना चाहता हूं कि अगर वो गलती हो जाती उस समय, और अगर आज हम पाकिस्तान में होते तो यहां कोई सेफ ना होता। हमारे यहां पर किसी की बच्ची सेफ ना होती, क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश में अगर किसी की जवान बच्ची फौत हो जाती है तो उसके माँ बाप उसके कब्र के ऊपर महीना महीना पिंजरा डालकर पहरा देते हैं। ये हालत है वहां पर महिलाओं की, ये हालत है वहां पर बच्चियों की। हम बच गए क्योंकि हमारे पास महाराजा हरि सिंह थे। यही नहीं, सबसे बड़ी बात यह आती है कि हमारे कुछ भाई जो वहां पर गिलगित बल्तिस्तान में, जो इन्हीं शेख साहब और नेहरू जी की वजह से हमसे कट गए, और उनका कसूर केवल एक था कि उन्हें कश्मीरी बोलना नहीं आती थी, वरना आज वो हमारा हिस्सा होते। मैं उमर साहब को बताना चाहता हूं, आपको महाराजा साहब के साथ प्यार हो ना हो, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में आज भी महाराजा साहब के नाम के, महाराजा साहब जिंदाबाद के नाम के, महाराजा साहब अमर सिंह के नाम के नारे आज भी गिलगित बल्तिस्तान में रहते हैं। आज भी गिलगित बल्तिस्तान की बुजुर्ग महिलाएं रात को 2 रोटियां एक्स्ट्रा बनाती हैं कि कब भारत की फौज आएगी और इस पाकिस्तान के जुल्मों से कम से हमें बचाएगी। ये थे हमारे महाराजा साहब। और एनसी को कम से कम ये पता होना चाहिए कि महाराजा साहब ने क्या कुछ नहीं किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस को पता होना चाहिए, जो महाराजा कहते थे जस्टिस एंड माय रिलीजन, वो सही में जस्टिस इज माय रिलीजन कहते थे। एनसी की तरह एक आंख से नहीं देखा करते थे। उनके समय में अगर 2 कॉलेज जम्मू में बने तो 2 ही कश्मीर में बने, 8 स्कूल अगर जम्मू में बने तो 8 ही कश्मीर में बने। उनके समय में कभी मतभेद नहीं किया गया। महाराजा साहब दिवाली शायद इतने हर्षोल्लास से नहीं मनाते जितनी ईद मनाया करते थे, क्योंकि उनके लिए सभी लोग बराबर थे। यही नहीं, आज उमर साहब, आप और आपकी पार्टी और आपके दादाजी
ये सब ऋणी है महाराजा के। अगर आज आपके परिवार को कोई जानता है तो ग्रेट महाराजा हरि सिंह जी की वजह से जानता है, वरना आप भी एक आम परिवार की तरह शायद किसी डाउनटाउन में रह रहे होते। उसका कारण यह था कि जो शेख साहब को वजीफा दिया गया था वो महाराजा हरि सिंह ने दिया था पढ़ने के लिए। जिस वजीफे पर पढ़कर जब शेख साहब यहां पर आए तो टीचर बने, और उसके बाद आज आपके खानदान को अगर कोई जानता है तो उसी कारण जानता है। तो आप सब ऋणी हैं महाराजा साहब के। अगर आप महाराजा साहब के खिलाफ बात करते हैं या उनके लिए अगर अच्छी बात नहीं करते तो इसे एहसान फरामोशी कहा जाता है उमर साहब, और पंजाबी में से कृतघ्नता भी कहा जाता है। और ये कृतघ्न होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो आपने करके दिखाया और खासकर कल के ऐतिहासिक दिन पर बताया, आपने बता दिया कि हम अलग हैं और महाराजा साहब और डोगरे अलग हैं। और मैं जब डोगरों की बात कर रहा हूं, मैं केवल हिंदुओं की बात नहीं कर रहा। डोगरा हिंदू भी है, डोगरा मुसलमान भी है, डोगरा सिख भी है। हर वो शख्स डोगरा है जिसका डोगरी बोलने में और डोगरी में पूरे का पूरा विश्वास और अपने महाराजा में विश्वास है। यही नहीं बात है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि महाराजा साहब की शख्सियत कितनी बड़ी थी कि उस जमाने में सर विंस्टन चर्चिल की वार कैबिनेट के मेंबर थे। और हमें आज भी याद है उन्होंने नेहरू जी से क्या कहा था कि मुझे, क्योंकि नई नई हमारी फौज बनी थी, मुझे फौज दे दीजिए अपनी, मैं इनके साथ आपको आधा पाकिस्तान ला कर दूंगा। लेकिन खैर नेहरू जी को शेख साहब की बात पे ज्यादा यकीन था, महाराजा साहब कम यकीन। और यही नहीं, आज अगर हमारा हिंदुस्तान आजाद है तो ये बात याद रखिएगा कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर सबसे पहले अगर किसी ने हिंदुस्तान को आजाद करने की बात की थी तो वो महाराजा हरि सिंह थे। 1932 की गोल मेज कॉन्फ्रेंस में उन्होंने डंके की चोट पर पूरी दुनिया को कहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, जिसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। और अंग्रेजों ने वो षड्यंत्र नेहरू जी की तरफ से लगाया और शेख साहब की वजह से महाराजा साहब को उन्हीं की रियासत से बाहर निकाल दिया गया। और यही नहीं, उन महाराजा साहब को यह भी कहा गया इसी कांग्रेस द्वारा कि तुम दोबारा जम्मू कश्मीर की इस धरती पे अपने पांव नहीं रखोगे। और आखिरी ख्वाहिश थी मेरी महाराजा की, वो ये ख्वाहिश थी कि कम से कम मेरी राख तो मेरे जम्मू कश्मीर के ऊपर छिड़की जाए, जिसके लिए उस समय इंडियन एयरफोर्स को पैसे तक जमा करा दिए थे। लेकिन उन्होंने ये भी नहीं होने दिया इस कांग्रेस को। आप लोगों ने जो पाप महाराजा के साथ किए हैं उसका खमियाजा तो आपको एक ना एक दिन जरूर भुगतना पड़ेगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, उमर साहब याद रखिएगा, मोदी जी ने यहां पर आके कहा था कि असी डोगरे आखने शाने करने, असा जितियां ने जंगा कमसाने करने। अगर ऐसी बात आएगी तो ये डोगरा एक दिन आपको जरूर बताएगा कि डोगरा क्या कर सकता है, क्योंकि यही डोगरा और इनके महाराजा हैं जिसने पहली बार अगर हिंदुस्तान की सरहदें हिंदुस्तान से भी आगे गिलगित बल्तिस्तान तक पहुंचाई है तो इन्हीं डोगरों के महाराजाओं ने, इन्हीं डोगरों के जनरल ने पहुंचाई है। इसके लिए आप सबको ऋणी होना चाहिए। और जो आपने कल किया है इसके लिए मैं कड़ी निंदा करता हूं, आपकी निंदा करता हूं। और जम्मू के जो 2 जयचंद हैं जिन्हें लगा कि उनके महाराजा सिर्फ उनके ट्वीट के मोहताज है, उनकी भी कड़ी निंदा करता हूं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर ताहिर ये बताएं, क्योंकि महाराजा साहब का सेकुलर जो इमेज है उसके बारे में बताना बड़ा जरूरी है कि 2 एपिसोड ऐसे हुए हैं जिसमें एक बकरवाल के साथ एपिसोड हुआ है और एक गुज्जर बच्ची के साथ जो एपिसोड हुआ है, जहां से आपको पता लगेगा कि महाराजा साहब किस शख्सियत के मालिक थे। ओवर टू डॉक्टर साहब। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि आज का विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराजा हरि सिंह जी की सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम सभी लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। हम लोग फख्र से कहते हैं कि हम लोग भारत देश में रहते हैं। सबसे बड़ी अगर उनकी बात की जाए, हर जाति हर रिलीजन के इंसान से वो हमदर्दी करते थे, प्यार करते थे और हर किसी के लिए तरक्की चाहते थे। ये बहुत बड़ी बात थी। एक बार का वाकया है कि वो जम्मू से कश्मीर की तरफ जा रहे थे अपने काफिले के साथ, और रास्ते में एक, जैसे आज भी हम देखते हैं कि एक जगह पे उनके काफिले के आगे भेड़ बकरियों का झुंड आ जाता है और उनकी गाड़ियां रुक जाती हैं। और उनका जब गार्ड उतरता है और उसको कहता है बकरवाल को कि जल्दी रास्ता क्लियर करो वरना गोली मार दूंगा, और बकरवाल का क्या जवाब था कि मुझे गोली मारनी है तो मेरे सीने पे मारो। शायद तुम्हें ये नहीं मालूम कि महाराजा का राज है, हरि सिंह जी का राज है जम्मू कश्मीर के अंदर, हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता। जबकि वो महाराजा हरि सिंह साहब को जानता भी नहीं था। ये बात सुन के हरि सिंह साहब गाड़ी से नीचे उतरते हैं और उसको गले से लगाते हैं और खुश होते हैं कि मेरी प्रजा, मेरे लोग मेरे पे कितना एतबार करते हैं, उनको मेरे पे कितना भरोसा है। ये छोटी बात नहीं थी। और अगर दूसरी बात की आपको एग्जांपल दूं, एक बार महाराजा साहब फिर कश्मीर जा रहे थे अपने काफिले के साथ और उनके साथ दूसरी स्टेट का भी एक राजा साथ था। और जब उस राजे की एक गुज्जर बकरवाल एक औरत के ऊपर, एक लड़की के ऊपर नज़र पड़ती है तो उसने उसकी तारीफ करनी शुरू कर दी। महाराजा साहब को ये चीज़
अच्छी नहीं लगी, उन्होंने वहीं पे अपना काफिला रोका और उस राजा को कहा कि आप यहाँ से उतर जाइए और वापस जाइए और मेरे साथ आगे नहीं जा सकते। ये राजा साहब की अगर ऐसी अगर हम बातें, ऐसी मिसालें अगर बतानी शुरू करें, एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी मिसालें। हम लोग खुशकिस्मत है, जम्मू कश्मीर का मुसलमान खुशकिस्मत है। राजा साहब ने जम्मू कश्मीर में जो कुछ किया, हिंदुस्तान के साथ हमें जब जोड़ा तो हम लोगों ने तरक्की की। मुझे लगता है कि उमर साहब को भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए। अगर महाराजा साहब की ये नेक नियति नहीं होती भारत देश के साथ जम्मू कश्मीर को जोड़ने की, तो आज उमर साहब भी लाहौर की गलियों में कबाब बेच रहे होते। मुझे लगता है मैं भी डॉक्टर नहीं होता, कहीं सब्जी बेच रहा होता सियालकोट। और ये बहुत बड़ी बात है यहाँ के हिंदू के लिए, यहाँ के मुसलमान के लिए, यहाँ के सिख के लिए। और हमें इस चीज़ की अपनी आने वाली जनरेशन्स को भी बताना चाहिए, हिस्ट्री बतानी चाहिए कि महाराजा साहब क्या थे और उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर, यहाँ के लिए क्या कुछ किया। ये बहुत बड़ी बात है। आगे मैं रिक्वेस्ट करूँगा जोरावर सिंह साहब से कि वो बात अपनी करें। देखिए, कल दो बातें हुई। एक तरफ जम्मू कश्मीर में रहने वाले सभी राष्ट्रवादी सोच रखने वाले नौजवान, युवा, मातृशक्ति, बहनें और हर इलाके में, हर गांव में, मैं समझता हूँ चाहे वो राजपूत बरादरी हो, चाहे वो मुसलमान भाई हो, हर कोई दलित वर्ग हो, ओबीसी समाज हो, उन्होंने अपने प्रिय महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को जो ऐलान हुआ और उनका जो जन्मदिन था कल 23 सितंबर को, वो बड़े हर्षोल्लास और एक पर्व की तरह मनाया। और उसके साथ साथ 100 साल पहले महाराजा साहब का जो राज तिलक हुआ उसको भी मनाया। यानी दो खुशियां एक साथ मनाई। और दूसरी तरफ विडंबना देखिए कि जम्मू कश्मीर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, जिसकी सरपरस्ती उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, वो स्टेट हॉलीडे वाले दिन एक कैबिनेट मीटिंग करते हैं। उनसे कोई पूछे कि अगर आपने कैबिनेट मीटिंग भी की तो इतनी क्या इमरजेंसी थी कि आप महाराजा साहब को ट्रिब्यूट देने के बजाय एक कैबिनेट मीटिंग होल्ड कर रहे हैं। और वो कैबिनेट मीटिंग में भी कोई ऐसा एजेंडा नहीं था जिसको हम कह सकें, जिसको हम उस कैबिनेट मीटिंग को जायज ठहरा सकें कि 23 सितंबर जिस दिन महाराजा साहब का जन्म जयंती मनाई जाती है उसी दिन आप करते हैं। और अगर आप करते भी हैं तो मजा तब था कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ये सरपरस्त और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर कैबिनेट की शुरुआती पे ही महाराजा हरि सिंह जी को एक श्रद्धांजलि, एक ट्रिब्यूट देते। एक लफ्ज तक नहीं उनके मुंह से निकला, ना ही उनके कैबिनेट में बैठे मंत्रियों का निकला। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, जैसे डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी ने भी पूरी इतिहास को के पन्नों को फरोल के सामने लाया, डॉक्टर ताहिर साहब ने भी बात कही है कि किस तरह महाराजा हरि सिंह जी इतने सेकुलर थे। जो काम उन्होंने अपने कार्यकाल में किए, उन्होंने प्रजा सभा का जो है वो इस्टेब्लिश की अपने कार्यकाल में। मुझे बताइए पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा राजा या महाराजा बता दीजिए जिसने अपनी मोनार्की के अलावा भी आम लोगों को सुनने के लिए प्रजा सभा बनाई। ऐसे महाराजा के लिए मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी समझती है कि जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला जी ने कैबिनेट मीटिंग की, वहाँ पे चेयर की है मीटिंग कश्मीर में, ये एक डिसऑनर है, एक डिसरिगार्ड है हमारे महाराजा का। और एक और वजह उमर साहब और उनकी गवर्नमेंट और कुछ कश्मीर के पॉलिटिकल लीडर्स, मैं गुरेज नहीं करूँगा, जितने भी हैं, एक तरफ ये सब दुहाई दे रहे हैं, सेंटर के आगे मांग कर रहे हैं कि हमें स्टेटहुड वापस चाहिए, और बार बार जम्मू में आके वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए कहते हैं कि आपके महाराजा, हमारे महाराजा ने ऐसे कानून लाए तो जो अब हमसे निकलते जा रहे हैं। ऐसे महाराजा के लिए इतनी राजनीति इलेक्शनों में क्या बात है उमर अब्दुल्ला और आपकी सरकार और आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और जब बारी रियल सेंस में उनको ट्रिब्यूट्स देने की आती है तो आप उनको भूल जाते हैं। मैं समझता हूँ कि महाराजा हरि सिंह जी वो महाराजा थे 26 अक्टूबर को, जिसको अब आने वाले दिनों में इससे भी बेहतर, पूरा जम्मू कश्मीर इससे भी बेहतर विलय दिवस को और धूमधाम से मनाएगा। एंड आई कैन डेयर उमर अब्दुल्ला एंड हिज गवर्नमेंट कि आप उस दिन भी कैबिनेट करके देखिएगा, उस दिन भी आप उनको डिसऑनर करके देखिएगा। जनाब, जम्मू कश्मीर की जनता देख रही है, नौजवान देख रहे हैं, आप कब तक अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स में हमेशा उस सेकुलर महाराजा को, जिस महाराजा के अगेंस्ट एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी आपके
दादाजी ने रची थी और एक कम्युनल एंगल देने की कोशिश की थी। मैं समझता हूँ कि 26 अक्टूबर वो एक ऐतिहासिक दिन है जब हम सब जम्मू कश्मीर के वासी, और जम्मू कश्मीर कौन सा जम्मू कश्मीर जिसमें आज पाक अधिकृत कश्मीर भी उसमें शामिल था, गिलगित स्कर्दू बाल्टिस्तान भी उसमें शामिल थे, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो साइन किया गया था उसमें हम सभी वी द प्राउड इंडियन कहने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं समझता हूँ कि 61 साल में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस या उनके अलायंस कांग्रेस के लोग यहाँ हुकूमत में रहे, महाराजा हरि सिंह जी की याद ही नहीं आई। महाराजा हरि सिंह जी के बारे में कोई इतिहास के पन्नों से किताब के पन्नों में लाने का कोई जरिया नहीं ढूंढा। हम तो शुक्रगुजार हैं जम्मू कश्मीर के लोग कि केंद्र सरकार जिसका नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी कर रहे हैं, उन्होंने 2022 में 10-11 साल का संघर्ष जो था पूरे डोगरा समुदाय ने लिया, जिसमें हर कौम, हर जात, हर बिरादरी बाद में सम्मिलित हुई, और उन्होंने एक उपकार के रूप में, एक सौगात के रूप में हमें भेंट किया 23 सितंबर महाराजा हरि सिंह जी की जन्म जयंती पे स्टेट हॉलिडे, और 26 अक्टूबर विलय दिवस का भी स्टेट हॉलिडे। और हम ये कहते हैं कि अगर ये हमें पता है कि इसका वो रिएक्शन करेंगे कि कैबिनेट मीटिंग का 23 सितंबर या महाराजा की छुट्टी से क्या ताल्लुक है, हम ये पूछते हैं इस कैबिनेट का इतनी इंपॉर्टेंस क्या थी, पहले आप पब्लिक को वो बताइए। अगर आप उस पर बात करें, आपने देखिए कितना कट शॉर्ट किया, 1 महीने का टाइम लेजिस्लेटर्स को मिलता है अपने क्वेश्चन आंसर्स रेज करने का असेंबली में। आपने उन लेजिस्लेटर्स को भी, चाहे वो आपकी भी पार्टी के होंगे, उनको भी 10 से 15 दिन तक ले आए हो। इसका मतलब जब असेंबली भी करोगे, लोगों को दिखावा करोगे, और जो पीछे जो हालत स्थिति जम्मू कश्मीर में बनी है, जहां पे बाढ़ आई, चाहे कश्मीर में चाहे जम्मू में, आप पब्लिक के जवाब, जो पब्लिक के नुमाइंदे सभी ऑनरेबल एमएलए पूछे कि आप देना नहीं चाहते हो, तो इसलिए वो भी जल्दबाजी में कर रहे हो। मैं समझता हूँ कि उमर अब्दुल्ला को और उसकी काबीना को अपोलोजाइज करना चाहिए कि हमसे गलती हुई, हमने बजाय महाराजा हरि सिंह जी को ट्रिब्यूट देने के, तो ये डेलिबरेटली एक अटेम्प्ट की महाराजा साहब को डाउनग्रेड करने की। जोरावर सिंह जी, मेरा एक सवाल है आपसे। जिस तरह से इस समय सियासत चल रही है, अगर जम्मू की बात की जाए तो जम्मू में भाजपा के यहाँ पर विधायक हैं, और अगर कश्मीर घाटी की बात की जाए तो वहाँ पर एनसी और कांग्रेस जो है वहाँ पर इस समय अपना दमखम रख रही है, तो क्या लग रहा है कि अब जो इस समय सियासत चल रही है वो जम्मू और कश्मीर को अलग अलग करने की है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये आज से 10-15 वर्ष पहले किसी पत्रकार बहन या बंधु ने क्वेश्चन पूछा होता तो शायद जवाब होता। मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार इतनी सशक्त है, और वो जम्मू कश्मीर में जिस वजह से आप कह रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन की ओर इशारा कर रहे हैं, अलगाववाद की ओर इशारा कर रहे हैं, उग्रवाद की ओर इशारा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो पिछले 11 साल में बहुत ज़्यादा नीचे आया है, और उग्रवाद की भी जो कमर है वो हमारे सशक्त सैनिक बलों ने तोड़ी है, अलगाववाद को ऑलमोस्ट टू द जीरो लेवल लाया है, और जो लेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ये आज से 70 साल जम्मू के साथ सुतेला व्यवहार करते आए हैं, बहुत हद तक उसमें कमी आई है। मैं यही कहूँगा, दोज हु कांट बी चेंज्ड दे कैन बी टेम्ड। ताई जी, आपसे भी एक मेरा सवाल रहेगा। जिस तरह से इस समय सिचुएशन बनी हुई है, फ्लड सिचुएशन पिछले दिनों जो है देखने को नजर आई है, जगह जगह जो है लैंडस्लाइडिंग हुई, मडस्लाइडिंग हुई, क्लाउड बर्स्ट हुए। वहीं अगर जम्मू खित्ते की बात की जाए तो एनसी सरकार ने इस पर खासा कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन जब हाईवे की बात आई तो हाईवे की बात में उन्होंने सीधा ये इस समय जो है केंद्र सरकार को कहा कि हाईवे जो है वो आप हमारे हवाले कर दीजिए, हम जल्द से जल्द इसका निर्माण करेंगे, क्योंकि लंबी कतारें जो है वहाँ पर हमने देखी है। इसको लेकर जैसे सेब के व्यापारी थे उनको भी खासा नुकसान हुआ है, बहुत सारे और जो एसेंशियल सर्विसेज वाले थे उन्हें भी जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो क्या आपका कहना है कि जब नेशनल जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात आती है तभी एनसी सरकार जो है वो टिप्पणी करती है, लेकिन जब फ्लड की बात आई जम्मू संभाग में तब एनसी सरकार जो है वो चुप्पी साधे हुए थी? आपका सवाल मुझसे आपसे मेरे से। देखिए, 2 चीज़ें हैं, आप एक चीज़ समझिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोनों जो सवाल पूछे बड़े अच्छे सवाल हैं, मुझे लगता है इस पर लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात, अगर आपको याद होगा, जब यहाँ पर गृह मंत्री जी आए और गृह मंत्री जी आए और तवी के पुल के ऊपर गृह मंत्री जी के साथ बाकी लोग भी थे, हमारे एलओपी
सुनील शर्मा जी थे, हमारे सत शर्मा जी हमारे प्रेसिडेंट थे, और बाकी सब लोग थे। आपने देखा कि उमर साहब पीछे खड़े। अब बाद में उन्होंने क्या स्टोरी बनाई, बाद में स्टोरी ये बनाई गई कि उमर साहब को आगे नहीं आने बताए कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को कोई पीछे रखे, क्योंकि उसके बाद की अगर आप देखते हैं जो मीटिंग हुई है उसमें उमर साहब दाहिने साइड और एलजी साहब बाहिने साइड बैठे थे। अब क्यों उमर साहब पीछे रहे, मैं इसका कारण आपको बताता हूँ। उनको ये था कि अब हमारे जो गृह मंत्री हैं वो तो पूरे का पूरा विषय जानते हैं हर एक चीज़ के बारे में, वह कहीं उमर साहब से ये ना पूछ लेते कि बताएं पानी कहाँ गया और किस तरफ निकल गया, बताएं पानी। उमर साहब उस क्वेश्चन से बचने के लिए, क्योंकि आज तक पिछले 60-70 साल में उमर साहब उनकी पार्टी को जम्मू की याद तो आई नहीं, तो वो कहाँ से जवाब दे पाते, डेलिबरेटली वो पीछे खड़े। दूसरी बात आ गई कौमी शाहरा की, तो उमर साहब को पता होना चाहिए 7 से 8 जो कौमी शाहरा के ऊपर टनल बनी है ये भारतीय जनता पार्टी के स्कूल में बनी। आपके समय पर एक टनल थी, वो भी टनल बनाकर जर्मन गए थे और उसके ऊपर नेहरू जी का आपने बोर्ड लगा के नेहरू टनल आप उसे कहा। आज 8 टनल्स के चलते जिस दिन ये रास्ता पूरा शुरू होगा 2.5 घंटे में 3 घंटे का आप वहां पहुंच चुके। अब नेचुरल आपदा है, मैं खुद उन दिनों वहां पर फंसा हुआ था सनासर के बीच में, जब मैं वापस आया पूरे का पूरा रोड ही वहां से खत्म हो चुका है, उसे रिस्टोर करने में टाइम तो लगेगा। इसके ऊपर आप कौन सी सियासत कर रहे हैं, ये तो बताएं। ये तो उमर साहब की केवल और केवल सियासत है, क्योंकि उमर साहब से लोग पूछ रहे हैं बताएं कि आप फ्रूट का क्या कर रहे हैं, आप कैसे लोगों को वहां पर राहत पहुंचाएंगे। तो इनके पास उमर साहब के पास जब कोई बात का जवाब नहीं है तो इसी तरह का इल्जाम दूसरों पर। लेकिन एनसी सरकार का ये मानना है कि अगर कल को कोई इस तरह की सिचुएशन बन जाती है, कोई युद्ध अवस्था बन जाती है, तो अगर नेशनल हाईवे ही बना नहीं होगा तो क्या करेंगे? देखें, अगर ऐसी आज भारत वो देश है कि जब युद्ध की अवस्था आती है तो 22 मिनट के अंदर उस पाकिस्तान जैसे नापाक मुल्क को उसके घुटने पर लाके रख देता है। उसके लिए ना सड़कों की जरूरत पड़ती है ना किसी की जरूरत पड़ती है। टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस हो चुकी है, उमर साहब भी एडवांस हो जाए तो अच्छा हो।